सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम है आपका 14 से 15 नवंबर को होगा। उस दिन तक हम लोग लास्ट 40 आज से अगर आप देखा जाए तो 40 दिन या 45 दिन आपका है, ठीक है। 40 से 44 दिन आपका जो बचता है, इसमें हम लोग डेली जीके जीएस के वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके वन लाइनर के फॉर्म में होते हैं। मतलब कि वो कितना भी आप लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, पूरा पॉलिटी पढ़ लो, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा बारंबार एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, जो डिफरेंट एग्जामों में आपके आया करते हैं। तो उन क्वेश्चनों की यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। आपकी 5 से 10 मिनट, 15 मिनट भी 20 मिनट क्लास होगी। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, और हम एग्ज़ाम तक करेंगे, ठीक है। आज हमारी ये पहली क्लास है और डेली आपको 8 बजे क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जीके जीएस की रैपिड फायर क्लास रहेगी। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, देखो एसएससी जेईई के अंदर अगर आपने 130 प्लस स्कोर कर लिया तो प्री कोई माई कलाल आपको रोक नहीं सकता। प्री आप 100% क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि 60 नंबर से 65 नंबर तक आपका टेक्निकल में आ जाता है। और रीजनिंग में आपको 45 प्लस लाना है, और इसमें आपको 30 प्लस। तो आप जोड़ लीजिए, 60 अगर वहाँ से ले आए, 40 नंबर आप वहाँ से ले आए, और 30 नंबर आपका यहाँ से ले आए, तो 130। और 130 नंबर तो आइए, 30 नंबर तो आ ही जाएगा यार, बिल्कुल आसानी से। आप करंट अफेयर और डेली हमारी ये क्लास, और डेली आपको जो है जीके जीएस के लिए आपको एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सब जो डिफरेंट एसएससी के एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलो, हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो बारंबार कई जगह आए हुए हैं। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी थी। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर 3 रत्नावली, ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको तुरंत बताना है इसका आंसर क्या होगा। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है, ऋग्वेद, अष्टाध्यायी, रत्नावली, अर्थशास्त्र। तो आपको बताना है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद, क्योंकि मानव जाति की जो सबसे पुरानी जो साहित्यिक विरासत है वो आपकी क्या, ऋग्वेद। आपको पता है कि वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे पुराना कौन सा आपका, ऋग्वेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपका है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर इसके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदाड़ो। तो कौन सा ऐसा है स्थान जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, लोथल। लोथल क्या था आपका, उस समय प्राचीन समय में क्या था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, अभी हाल ही में क्या धौलावीरा को 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। धौलावीरा कहाँ पे आपका है, गुजरात के अंदर स्थित है, और ये भी आपकी क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट ही है। तो 39 नंबर की आपको इसको 40 को शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध। आपके एग्जाम के लिए 100% को लोग कहते हैं यार यहाँ से क्या आता है। भाई गौतम बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से एक क्वेश्चन आपका फिक्स आता ही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध ने जो धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का प्रसार किया था, कहाँ से किया था। सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर 1 कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 3 बोधगया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सारनाथ। तो आपको जल्दी से बताना है कि कहाँ पे ये आपका हुआ है, मतलब इन्होंने बुद्ध जो धर्मचक्र प्रवर्तन किया था कहाँ पे किया था। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से आपको आंसर देख के बताना है कि क्या होगा। चलो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर तो आपका हो जाएगा सारनाथ। इन्होंने जो पहला अपना जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना 2 धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं, तो वही आपका जो होता है प्रथम उपदेश, जिसको हम लोग कहते हैं, उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इनका जो प्रथम उपदेश का था सारनाथ में हुआ था। अच्छा, एक इनकी घटना होती है जो इन्हों घर त्याग करते हैं, तो घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं महानिष्क्रमण कहते हैं। उसको ध्यान रखना, घर त्यागने की घटना क्या कहते हैं, महानिष्क्रमण कहते हैं। अच्छा, बोधगया में क्या हुआ था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि
लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी जो है आपके कपिलवस्तु के जो निकट है, यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्मस्थान हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उनकी गृहत्याग की घटना क्या थी? महानिष्क्रमण में हुई थी, महानिष्क्रमण कहते हैं। पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ। और इनकी जो मृत्यु की घटना हुई थी, आपकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई थी। और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो इतनी सारी जानकारी आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल साम्राज्य के दौरान जो आपका जजिया कर है किस पे लगाया गया था? जो जजिया कर होता था किस पे लगता है? ऑप्शन नंबर 1 मुस्लिम नागरिक, ऑप्शन नंबर 2 सभी नागरिक, ऑप्शन नंबर 3 कुलीन नागरिक, ऑप्शन नंबर 4 गैर मुस्लिम नागरिक। तो आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य के दौरान जो आपका जजिया कर था किस पे लगता था? गैर मुस्लिम नागरिक पे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में किस राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो भैया यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और भगत सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी के साथ में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर क्या था? पहले आपका ये किस में आता था? आपका राज्य में आता था, लेकिन अब क्या बन गया? ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। महाराष्ट्र कहाँ पे है भैया? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मिजोरम की राजधानी क्या आपकी? आइजोल है। झारखंड की राजधानी आपकी क्या है? तो झारखंड की क्या है? रांची है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आए हुए थे, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आए हुए थे, हमने वहाँ से इन क्वेश्चनों को लिया है। तो आपको इसका आंसर जल्दी से करना है। रैपिड फायर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर मुतराजी, मोंगे, तोगेला, एंजल। तो कहाँ पे है? एंजल जलप्रपात जो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आपको बताना, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है भाई साहब, ठीक है। निम्नलिखित में से पीली क्रांति संबंधी, ये देखो पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, इससे भाई एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका एसएससी का पता नहीं इसका क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। जैसे कि पूछा है कि पीली क्रांति से संबंधित क्या है? मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन। आपको पास 4 विकल्प है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो पीली क्रांति पूछा है ना, तो पीली क्रांति समय किससे होता है? तिलहन उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पर आपको याद रखना है दुग्ध उत्पादन किससे आपकी है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य क्रांति उसमें किससे है? नीली क्रांति जो आपकी है मत्स्य से संबंधित है। अनाज उत्पादन जो हम लोग हरित क्रांति कहते हैं वो आपका अनाज उत्पादन संबंधित है। चलो आगे देख लेते हैं। हमारे पूरी ये पीडीएफ है, पीडीएफ क्या मतलब पूरा ये है आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सही करते हैं ऐसे, और इसको करते हैं लार्ज। देखो पहले क्या आपकी नीली क्रांति है, तो नीली क्रांति संबंधित किससे है? मछली से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित? पेट्रोलियम से संबंधित है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन जिसको फ्लड भी कहते हैं, तो दूध और दूध डेयरी उत्पाद से संबंधित है। यह कि आपकी वर्गीज कुरियन से संबंधित है, वर्गीज कुरियन जिसके जनक थे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति आपकी कृषि से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल शहद बागवानी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे आपका है? तो ये आपकी फार्मास्यूटिकल, झींगा या प्याज से संबंधित आपकी है। जो आपकी धूसर क्रांति के संबंध आपकी उर्वरक से संबंधित है। तो आपको इसका पूरा पीडीएफ इसका इस तरीके से ले लेना, यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से इसका कर लेना है। तो यहाँ तक आपका भाई साहब हो गया। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो है सारी ये क्रांति संबंधित है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आपको लिख लेना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है भाई साहब, कोई भी एग्जाम आप देखने जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पॉलिटी संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ में देखते हैं यहाँ पे क्या आपका है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को बताता है? तो भैया आर्टिकल नंबर जो 44, आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 4 जो है वो समान नागरिक संहिता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका एक क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लीजिए, और जो उससे संबंधित आर्टिकल हैं
आर्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्टिकल 42 है, तो ये क्या करता है, राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रदान करना चाहिए। आर्टिकल 22 क्या करता है, कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण और गिरफ्तारी के बारे में बात करता है, जो कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार आर्टिकल 22 में ये है। आर्टिकल 24 में क्या है, चर्चा है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में रोजगार नहीं दिया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 4 किससे संबंधित है, आर्टिकल 24 कि 14 वर्ष से जो कम किसी बच्चे होंगे उनको किसी कारखाने में काम नहीं लिया जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र से है कि क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र में संघ में किस देश के पास वीटो पावर है। तो आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे कि आपका जो यूनाइटेड नेशन होता है, यूएनओ में इसके कितने मेंबर, इसके 6 मेंबर हैं, ठीक है। तो उसी में से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछा गया है किस देश का वीटो पावर है। तो आपके पास ऑप्शन है भारत, भूटान, चीन और बांग्लादेश। तो किस देश के पास है, तो ये आपके चाइना के पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर आपके पास चाइना के पास है। देखो जो यूनाइटेड नेशन में उसमें आपके जो होते हैं 15 मेंबर होते हैं, तो 5 आपके क्या है, अस्थाई मेंबर होते हैं, 10 आपके जो अस्थाई मेंबर हैं। तो अस्थाई मेंबर जितने भी हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, उन सभी के पास क्या आपके वीटो पावर है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कुछ जानकारी हमने यहाँ पे साझा की है आपके साथ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि आपका है यूएनओ के एक इसमें से एक अंग में से है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब कह रहा है कि मूल प्रस्ताव को वीटो करने के लिए 5 सदस्यों को वीटो पावर दी गई है, जिनमें से आपका चाइना है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त अमेरिका है। तो 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे देश हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। भारत के पास वीटो पावर नहीं है, भारत इसका अस्थायी मेंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके बाद जो अस्थायी मेंबर इसके पास हैं, तो वो क्या है, इनके वीटो पावर उनके पास है। तो क्वेश्चन आपका यही था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस देश के पास है। भारत के पास नहीं है, भूटान के पास नहीं है, बांग्लादेश के पास नहीं है, किसके पास है, चाइना के पास है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब। 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसमें आपको बताना है दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो किस शासनकाल में दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था। तो आप सभी को पता है खिलजी वंश के थे अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 1296 से 1316 तक लगभग 20 सालों तक इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर 3 नारद पुराण, ऑप्शन नंबर 4 वामन पुराण। तो आपका जो सबसे अधिक प्राचीन पुराण आपका क्या है, मत्स्य पुराण है। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना किसकी एक विशेषता थी। तो इसमें कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके तहत क्या किया था कि 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखा जाता था। तो वो कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 रोलेट एक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 ईस्ट इंडिया स्टॉक डिपेंडेंट रिडेम्पशन एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिश भारत विनियमन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो किसके तहत, तो वो आपका था रोलेट एक्ट। भैया रोलेट एक्ट के तहत क्या होता था कि 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के हम लोग राजनीतिक जो कैदी होते हैं उनको क्या विरासत में रख लेते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो आप सभी को पता है खानवा के युद्ध कब हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था भैया, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा को बाबर ने हराया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किस शहर में किया था। तो आपको सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों की जो हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था किस शहर में किया था। आपके पास ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो जो अहमदाबाद है यहाँ पे अहमदाबाद में नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई थी। जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भैया तो कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे होती है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन आपका है पहला
ऑप्शन के नामची सिक्किम में, चुरू राजस्थान में, मौसीनराम मेघालय में, चंबा हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो नापी गई है वो कहाँ पे होती है, तो मौसीनराम मेघालय में। ठीक है, मौसीनराम कहाँ पे होती है, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, इसको ध्यान रखना। राजस्थान की क्या है, जयपुर है। मेघालय की क्या है, शिलोंग है। हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला है। आपको राज्य और राजधानी तो भैया पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मोरमुगाओ भारत के किस राज्य में एक बंदरगाह है। तो मोरमुगाओ भारत के किस राज्य में एक बंदरगाह है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 गोवा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो गोवा है भैया, गोवा के अंदर आपका क्या है, ये मोरमुगाओ जो आपका बंदरगाह है कहाँ पे है, गोवा में है। अच्छा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपकी, मुंबई है। उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर है। गुजरात की क्या है आपकी, गांधीनगर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है। ऑप्शन नंबर 1 आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 आपका गृह मंत्रालय। आपको जल्दी से बताना है कि जो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत जो है अटल मिशन के तहत जो आता है वो किस मामले के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो आपका वो आपका आता है अटल मिशन के तहत भी आपका आता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है या स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपके हैं, तो कौन है भैया, मनसुख मंडाविया आपके क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं। गृह मंत्री आप सभी लोग जानते ही होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि गृह मंत्री आपके कौन हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है या क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, किस मूलभूत अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के लिए समान है। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको ये बताना है कि किस मूलभूत अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के लिए समान है। तो यहाँ पे जो भैया ऑप्शन नंबर 3 आपका है समता का अधिकार, इसी के अधिकार के तहत समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका ये आता है। इसके तहत क्या है, सभी व्यक्ति कानून के समझ क्या है आपके समान हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है मौलिक अधिकार कितने आपके, मौलिक अधिकार आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए जो आपका समता का अधिकार है भाई साहब, समता का जो आपका अधिकार है तो वो समता का अधिकार में भारत को दिया गया मूलभूत एक अधिकार है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। मतलब जो राज्य होगा भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से किसी को इनकार नहीं करेगा। यह प्रावधान सही व्यक्तियों पर यह अधिकार प्रदान करेगा चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। मतलब अनुच्छेद 14 ये साफ साफ कहता है कि कानून के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। अच्छा, 14 से 18 इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 15 है इसी में मतलब जो आपका आर्टिकल समता का अधिकार है वो 14 से 18 तक आता है। तो 14 से 18 में 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा। 14 में तो कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, वर्ण, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात कही है कि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सबको दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 17 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो अस्पृश्यता का अंध है अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंध किसमें, आर्टिकल 18 में है। तो ये दोनों 14 से 18 तक आपको दोनों चारों याद रखना है कि 14 में क्या हुआ था, 15 में क्या है, 16 में क्या, 17 में क्या, 18 में। 17 और 18 वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छा यहाँ भी और चीज़ें दी रखी हैं कि कानून के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइस द्वारा प्रतिपादित रूल ऑफ लॉ की अवधारणा का एक तत्व है। अच्छा, अनुच्छेद 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में क्या, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का वर्णन है। 23 से 24 में क्या, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है। तो आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। उन्हीं में आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसी के साथ में कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने आपका आंसर आया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ के है भैया, आपको जानना है मोहिनी अट्टम कहाँ का है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का भैया, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का, आपका केरल का है। तो आपका जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, ये आपका नृत्य रूप है। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा है, यक्षगान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी ये देखो हमने आपके साथ साझा की है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, यहाँ से आप लोग समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी, देखो कुचिपुड़ी ना, तो कुचिपुड़िया, जैसे कुचिपुड़ी आए तो कुचिपुड़ी आ कहो, कुचिपुड़ी आ रहा लास्ट में, तो आ से मतलब क्या, आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश हो गया। कथकली का से, कथकली का से केरल, उड़ीसा तो नाम ही पता है, मणिपुर मणिपुरी सही है। कथक क्या उत्तर प्रदेश का है, सत्रिया क्या असम का है, तो असम आपका असम है। तो ये आपके 8 हैं भैया, इनको 8 को याद रखना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ये 8, कोई ना कोई टपक ही पड़ता है। तो ये भैया हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और इसी तरह हम लोग डेली क्लास करेंगे रात 8 बजे, और हम लोग यूट्यूब के ऊपर एसएससी जेईई की मॉक में 30+ नंबर का हमारा टारगेट रहेगा। आज की क्लास में तो करंट अफेयर नहीं रहा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर भी इसमें ऐड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।